रिवर्सिबल, दोनों रिएक्शन मिलेंगे। ठीक है, तो पहले हेडिंग डालिए रिवर्सिबल रिएक्शन। पहली हेडिंग पड़ेगी रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब कैसा होगा कि एक ऐसा रिएक्शन होगा जो दोनों दिशाओं में होता होगा, बोथ डायरेक्शन में। ठीक, और एरो ऐसा लगेगा, इसको कहा जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन। और इस एरो को कहा जाता है बैकवर्ड रिएक्शन। क्या कहा जाता है? बैकवर्ड रिएक्शन। इसका रेट निकलेगा तो लिखा जाएगा आर बी, ये बी है, और इसका लिखा जाएगा आर एफ। ठीक, तो ऐसे रिएक्शन जो दोनों दिशाओं में होते हैं, बोथ इन डायरेक्शन, दैट मीन्स एज वेल एज फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन। जैसे एग्जांपल आपको मिलता है H2 + I2 बनाता है 2HI। जैसे मिलता है आपको N2 + 3H2 बनाता है 2NH3। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है जो दोनों दिशाओं में होते हैं। इसका मतलब है कि यह रिएक्टेंट है आपका, क्या है, और यह क्या है, प्रोडक्ट। तो इस एरो के लिए यह रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, लेकिन इस एरो के लिए ये चीज हो जाती है रिएक्टेंट और ये चीज हो जाती है प्रोडक्ट। ठीक, लिखिए दोज रिएक्शन विच प्रोसीड, दोज रिएक्शन which proceed in both the direction, और जब दोनों दिशाओं में चलेगा तो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि यह टूटकर इसमें आ रहा है या टूटकर इसमें आ रहा है, तो कभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। एंड डू नॉट रीच, REACH, रीच कंप्लीशन, कंप्लीट से बना है कंप्लीशन, COMPLETION, कंप्लीशन इन एनी वे, किसी भी विधि से, आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, तीनों को लिख लीजिए एग्जाम्पल के लिए। बन गया? हेडिंग डालिए इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसी में मुझे I डबल आर करना होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। IR मुझे जोड़ना है, रिवर्सिबल में IR जोड़ दूंगा, मेरा हो जाएगा इरिवर्सिबल रिएक्शन। हालांकि ये फैक्टर नहीं होना चाहिए, पहला ही फैक्टर होता है। अभी रिवर्सिबल मतलब जो पीछे न आए, सिर्फ एक दिशा में हो। ठीक, और प्रोडक्ट को आसानी से रिएक्टेंट में कन्वर्ट न किया जा सके, ऐसे रिएक्शन कहे जाएंगे इरिवर्सिबल। और कौन सी दिशा होगी? ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे कि A + B दो रिएक्टेंट हैं, मिलकर प्रोडक्ट देते हैं P। एरो सिंगल होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा और फिर दिशा में होगा। अब आसान नहीं है कि P को तोड़कर AB बनाया जा सके, और ये कंप्लीट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना कभी वापस नहीं होता, इसलिए जितना इधर से इधर गया उधर ही रहेगा, इधर नहीं आएगा। इसलिए रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक लिखा? द रिएक्शन विच प्रोसीड
the reaction which proceed only in one direction and it is not easily possible to convert product into reactant are called irreversible reaction. एग्जाम्पल देखिए, जैसे BaCl2 है, अब क्रिया करता है Na2SO4 से, बनाता है BaSO4 और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl, ये कभी भी वापस नहीं होते। देखा क्या लिखा है, तो NaCl सिल्वर नाइट्रेट के लिख लें, NaCl सोडियम क्लोराइड में जब सिल्वर नाइट्रेट डाला जाता है तो AgCl का वाइट PPT आती है और NaNO3 बनता है, ये वाइट PPT होती है। ये क्लोराइड का टेस्ट भी है, सिल्वर क्लोराइड बनता है जो वाइट PPT होती है, क्या होती है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है, सॉलिड फॉर्म में सेमी सॉलिड रहता है AgCl का। ये एरो प्रेसिपिटेट का चिन्ह है, ये जो एरो उल्टा लगाए हैं ये PPT का चिन्ह है, सीधा कर देंगे तो गैस का चिन्ह बनेगा। ठीक है, चलिए केमिकल इक्विलिब्रियम अभी ये मिटा दिया हो, केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में आती है। ठीक, जैसे मैंने लिखा कि A+B देता है C+D और C+D टूटकर A+B देता है। तो जब भी केमिकल इक्विलिब्रियम आएगी रिवर्सिबल रिएक्शन में ही आती है, इरिवर्सिबल का तो सवाल ही नहीं, इसलिए इसमें आएगा कब कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है तो वह अवस्था कही जाती है केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो उस समय यह केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है। रिएक्शन कैसा होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है, यानी जितना कॉन्सेंट्रेशन यहाँ है उतना कॉन्सेंट्रेशन यहाँ है। जैसे 50 यहाँ है तो 50 यहाँ है, इसी अवस्था में इक्विलिब्रियम आती है। ठीक, इसका कॉन्सेंट्रेशन जितने समय इधर आएगा उतने समय इसका कॉन्सेंट्रेशन इधर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर है, जितना टूटेगा उतना उतने समय में यह टूटेगा। ठीक, कहाँ आएगी, रिवर्सिबल रिएक्शन में आएगी। कंडीशन क्या होती है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यह रिएक्शन कहाँ होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा। इस समय केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा और ऐसे समय पर कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ किसी का चेंज नहीं होगा, समय बदलता रहेगा, समय आगे चलता रहेगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन में कोई परिवर्तन 50 इधर है तो 50 उधर रहेगा, 60 इधर है 40 उधर रहेगा। समय जाता रहेगा, रिएक्शन होता रहेगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे एक समय आता है कि आपकी लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है। ठीक, लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है, समय जाता रहेगा लेकिन लंबाई अब घटे बढ़ेगी नहीं। लिखिए, द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, the state of reversible reaction in which the concentration of reactants and products
डू नॉट चेंज विथ टाइम, डू नॉट चेंज विथ टाइम इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक, चलिए हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम अगली हेडिंग। ठीक, ये कोई रिएक्शन हो रहा है उसी का यह है ग्राफ। जैसे a प्लस बी दे रहा है c प्लस डी और c प्लस डी टूटकर ठीक आ रहा है a प्लस बी। समझिए टाइम का एक्सिस पर x एक्सिस पर ग्राफ होगा और रेट का y एक्सिस पर। ठीक, जरा समझिए ये रेट क्या है, रेट सबसे ज्यादा कब मिलेगा, जब रिएक्टेंट टूटकर कहाँ जा रहा होगा, प्रोडक्ट। क्यों कि शुरुआत में ये दोनों 100% हो गई है 0। तो सबसे ज्यादा रेट कब मिलता है, जब रिएक्टेंट टूटकर प्रोडक्ट में जाता है। तो कौन सा रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, नहीं होता है। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन शुरुआत में सबसे तेज होगा क्योंकि यहाँ ज्यादा मात्रा में है ना। फिर जब यहाँ कुछ आना शुरू होगा तो यहाँ घटना शुरू होगा, घटना शुरू होगा नहीं होगा, तो रेट धीमे धीमे क्या होगा, कम होगा। जैसे आप 100 रुपये लेकर मेले में गए हैं, पहले 100 रुपये है तो सबसे ज्यादा पैसा उसी समय आपके पास। 10 रुपये आपने खर्च कर दिया तो बचा 90, 40 और कर दिया तो बचा 50। तो अब आपके खर्च करने का रेट क्या होगा, कम हो जाएगा क्योंकि पैसे कम हो रहे हैं। 30 और खर्च कर दिया तो 20, 20 में से 10 खर्च कर दिया 10। अब आप सोचेंगे मेरे पास पैसे बहुत कम बचे हैं, मैं आराम से खर्च कर दूँ, यही तो सोचेंगे। तो ज्यों-ज्यों कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का घटता है यानी प्रोडक्ट ज़्यादा होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन धीमे धीमे कम होता है। ठीक, अब उसी समय बैकवर्ड रिएक्शन भी शुरू होगा। तो जब मात्रा कम होती है, क्योंकि यह इसमें रिएक्टेंट है और यह इसके पास है ही कम, 10 है इधर 90 है, तो जल्दी ट्रांसफर करेगा क्या, नहीं। तो धीमे धीमे यह शुरू करता है, धीमे धीमे यह शुरू करता है। लास्ट में सबसे तेज होता है कब, जब इधर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, इधर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जरा समझिए, जब मैंने यहाँ 90 था, यहाँ 10 था, 40 और खर्च किया 50, तो वास्तव में यहाँ 40 नहीं, यहाँ 50 है, क्योंकि दोनों को मिलाकर 100 होना चाहिए। अब 50 खर्च किया तो सोच लीजिए 30 और खर्च कर दिया तो इसके पास वास्तव में 80 हो गया है, 20 इधर है। अब इसके पास 80 पहले का, 10 अभी, 90 यहाँ और 10 यहाँ, क्योंकि दोनों का 100 होना चाहिए।
एट ए टाइम 40 ट्रांसफर हुआ, लेकिन 10 पहले से था उसके पास। एट ए टाइम 20 ट्रांसफर हुआ, लेकिन 50 उसके पास पहले से था, क्योंकि इधर का देखिए 50 है कितना। और एट ए टाइम 10 ट्रांसफर हुआ, लेकिन वास्तव में उसके पास है कितना, 90, क्योंकि इसके पास 10 ही बचा। ठीक, तो एक अवस्था आती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है, तो दोनों रिएक्शन कांस्टेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? यह कहा जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या कहा जाता है? इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जाता है, जहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होते हैं। क्योंकि देखिए डायनेमिक है, डायनेमिक होने का मतलब समझिए, कोई चीज़ इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर आ रही है। जब साइकिल पूरी हो रही तो डायनेमिक इन नेचर कहा जाता है। ठीक, कैसा कहा जाता है? डायनेमिक इन नेचर। तो एक चीज गुणों को पढ़ना, कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है गुण, कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम के क्या गुण हैं। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के बराबर होगा। समय के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, और जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगा, तो एक ऐसी अवस्था आती है जिसको कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक, डायनेमिक इन नेचर है। कैसा है? डायनेमिक इन। अब इसकी प्रत्येक दशा को, प्रत्येक स्थान को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक कांस्टेंट, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन को अगर अध्ययन करें तो हम रेट और कंसंट्रेशन प्रत्येक पॉइंट पर बता सकते हैं कि इस समय इसका रेट कितना है और कितना कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में है, कितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट में है। बात समझ में आई? लिखिए पहला पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम comma the concentration of reactants and product do not change with time, दूसरा पॉइंट, at equilibrium comma the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction। दूसरे पॉइंट में लिख दीजिएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड RF इज इक्वल टू RB। ठीक, तीसरे पॉइंट में आइए, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, अगला पॉइंट लिखिए, चौथा, केमिकल इक्विलिब्रियम comma at a given temperature is characterized by constancy कांस्टेंट से बना है constancy of certain observable properties such as pressure, concentration, density or color। प्रेशर, डेंसिटी और कलर। नेक्स्ट हेडिंग, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन।
एक्शन। द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मक के क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है तथा रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकर्मकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है, बराबर कभी नहीं होती। ठीक, लिखिए। इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए डबल हेड फॉर्म लिखिएगा, इन ए केमिकल रिएक्शन द रेट at which substance react, सब्सटेंस के बाद रिएक्टेंट लिख लिया कोष्टक में, सब्सटेंस के बाद रिएक्टेंट लिख लिया कोष्टक बंद, रिएक्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, proportional to its active mass and the rate of a chemical reaction is proportional to the product of the active masses of the reactant, बहुवचन की है रिएक्टेंट्स, ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक, आई गया? चलो डेरिवेशन। एक्टिव मास के समझे थे कि ना? अच्छा लिख लो, व्हाट इज एक्टिव मास, क्वेश्चन आवत सेक्शन है, व्हाट इज एक्टिव मास, ये अलग से क्वेश्चन आओ, ये डेरिवेशन में ना हो, ये लिख लो अलग से क्वेश्चन, व्हाट इज एक्टिव मास। ये लाख मास सेक्शन में नहीं है, लेकिन जानते रहिएगा, डेरिवेशन अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। लिखिए, द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस present in unit volume, full stop, it is denoted by square bracket, represent in square bracket, ऐसे बनाइएगा स्क्वायर ब्रैकेट। 10 एक्टिव मास बस एक है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, चला एक मान लेते हैं, कौन सब्सटेंस ए हो वही लिखा होता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ना, यानी नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाएगा, ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम, किसमें आएगा, इन लीटर, वॉल्यूम किसमें होगा, लीटर में होगा। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स कैसे मिलते हैं, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, भार बटे अणुभार ना। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे हैं, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, भार बटे अणुभार अपॉन वॉल्यूम, किसमें, इन लीटर। ये हो गया एक्टिव मास ऑफ ए, ऐसे निकाला जाएगा। ठीक है, एक्टिव मास ऑफ ए नाम रख दिया है।